हाँ जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। जोरों शोरों से चल रही है नए सेशन की क्लासेस तुम्हारी। आवाज आ रही है मेरी? क्लासेस शुरू होती, जूते भी पड़ने शुरू हो गए तुम्हारे हैं? मेरी तो एक ही हुई है, बाकी भी है। तुमने बात की एक बार निखिल सर से, अंचला? कब से शुरू हो रही है बाकी क्लासेस? टी बन रहा अभी, चलो कोई बात नहीं। क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? समराइज करो काम की बातें। कौन बताएगा? हाँ भी, बंदित शाह, अनम्यूट कर, बता जरा लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था। हेलो सर। हम्म। हाँ, तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इंट्रो किया था। हम्म। फिर हम लोग ने कूलम्स लॉ भी पढ़ा हम्म। वेक्टर फॉर्म में, और फोर्स का लिखा जो भी फॉर्मूला था, वन हम्म। बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, हम्म। और रिलेशन एप्सिलॉन नॉट के फ्री स्पेस और मीडियम का। अच्छा। आर्या, आर्या, अनम्यूट करो अपने आप को, तो म्यूट कर ले भाई। क्वेश्चन आपके लिए। हेलो। हाँ जी, कैसे हो? सब बढ़िया। आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्वेश्चन फॉर यू। मेरी एक स्टेटमेंट है, आपने बताना ट्रू और फॉल्स। ओके सर। फोर्स exerted by a charged particle q1 on another charged particle q2 depends on the medium between them. True or फॉल्स। false? क्या बोला, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स। तो फिर वो एप्सिलॉन से क्या फर्क पड़ता है? सर कैन यू रिपीट? देयर इज अ लॉट ऑफ लैग। एप्सिलॉन का क्या सिग्निफिकेंस है फिर फॉर्मूला के अंदर? 1/4 पाई एप्सिलॉन आ जाता ना मीडियम में, और मीडियम की एब्सेंस में एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। यस सर। So that is the because if two particles are completely surrounded by a medium like the space around them, तो जो net force effect करेगा particle को वो अलग होगा, but the individual force by one particle on the other does not depend upon the medium between them. बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो एक स्टेटमेंट है, इसको एक दूसरी भाषा में लिखेंगे आप सब लोग। Q1 Q2 पे जो चार्ज लगा, Q1 Q2 पे जो फोर्स लगाता है वो Q3 पर डिपेंड नहीं करती। क्या बोला मैंने? Q1 Q2 पर जो फोर्स लगाता है वो Q3 पर डिपेंड नहीं करती, मतलब और किसी पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है। और ये जो कोलंबियन इंटरेक्शन है दो चार्जेस के बारे में, ये जो फोर्स है इसकी और क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? कहाँ गया मेरा फेवरेट, कहाँ है वो, क्या नाम भूल गया तेरा मैं? यश, यशराज, जी सर। प्रॉपर्टीज बता फोर्स की, कोलंबियन फोर्स ऑफ इंटरेक्शन के बारे में, और क्या क्या जानता है? सर वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है और वो एक सेंट्रल फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स का क्या मतलब होता है? सर कंजर्वेटिव फोर्स मतलब पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड हो सकता है, कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो नेगेटिव वो भी वर्क डन हो जाएगा। नहीं, बट व्हाट इज द कंजर्वेटिव फोर्स? रजत जैन, व्हाट इज द कंजर्वेटिव फोर्स? रजत जैन। Sir, can you hear me? यस। Sir, yeah, but जो जो the work done by the force is independent of the path followed. ठीक है। और सेंट्रल फोर्स का क्या मतलब है?
सृष्टि बताएगी, सृष्टि यादव, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सेंट्रल फोर्स? सर जो दो पार्टिकल्स के सेंटर्स को कनेक्ट करने वाली लाइन के अलोंग जो फोर्स एक्ट करता है उसे सेंट्रल फोर्स कहते हैं। क्या सिग्निफिकेंस है इसका, क्या यूज है इस प्रॉपर्टी का? मतलब What benefit we can derive out of this property? What advantage do we see, or what is the significance? हाँ यशराज तो बता दे। सर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। तो अगर एक फिक्स्ड बॉडी के अराउंड दूसरी बॉडी मूव कर रही है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड आता है, बिकॉज द टॉर्क ऑफ दिस फोर्स कम्स आउट टू बी जीरो। स्क्रीन शेयर किया मैंने आपके साथ, विजिबल है सभी को? चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमने पढ़ा था फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में, चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में, नॉन रिलेटिविस्टिक नेचर के बारे में पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि चार्ज आता कैसे है, थोड़ा सा कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में बात की, फिर हमने दो चार्जेस के बीच की फोर्स लिखी। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे इन सब चीज़ों को करते हुए। So let us start with the simple question. So suppose this is x-axis, this is y-axis. I have a charge q1 placed at a comma 0. I have another charge q2 placed at 0 comma b. Find the force on 2 by 1. Find the force on 2 by 1. अभी आदित्य अग्रवाल, कल से तेरी आवाज नहीं सुनाई दी यार, आंसर बता। Sir, k q1 q2 upon a square plus b square to the power 3 by 2 b j cap minus a I cap. मनन महतो ने आंसर दिया है माइनस के q1 q2 ए आई कैप माइनस बी जे कैप अपॉन दिस। ठीक ही लग रहा है, सेम ही लग रहा है मनन मेहता का आंसर भी। हाँ ठीक है जी, बिल्कुल करेक्ट है ये आंसर। तो कैसे लिखेंगे इस फोर्स को? तो ये इस पे ऐसे फोर्स लगाएगा, और ये फोर्स लिखने के लिए आप ये वाला वेक्टर यूज कर लो, ये वाला वेक्टर r, एंड दिस r वेक्टर विल बी माइनस ए आई कैप प्लस बी जे कैप। सभी को आता है ये वाला वेक्टर लिखना, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, राइट। सो फोर्स ऑन 2 by 1 विल बी k q1 q2 अपॉन r वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब इनटू r2 by 1। तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप बिल्कुल बढ़िया, किसी को कोई डाउट नहीं है इसमें। चल सकते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चार्ज यहाँ पे रखा q1 a, 0 पे, q0 लिख लेते हैं इसको। एक दूसरा चार्ज यहाँ पे रखा q0, दिस इज माइनस a, 0, और तीसरा चार्ज q0 a, 0 पे। एक चार्ज रखा है मैंने q प्लेस्ड एट r, 0,
फिर आर इज ग्रेटर देन ए, और एक चार्ज मैंने यहाँ पे रखा है क्यू 0, r पे, तो ये ए है और ये बी है। फाइंड द फोर्स ऑन द चार्ज एट ए ड्यू टू द टू चार्जेस ऑन द एक्स एक्सिस। Similarly, find the force on B due to the charges on x axis। x axis पे रखे हुए दोनों चार्जेस की वजह से आपने A पर और B पर फोर्स बतानी है, दोनों क्यू नॉट हैं। नाम किसी को नहीं दिया, हाँ वैल्यू जरूर क्यू नॉट है दोनों की। जितने न्यू एंट्रेंट्स हैं सबने ग्रुप ज्वाइन कर लिया व्हाट्सएप वाला, JE22 वाला, कोई रह तो नहीं गया? मनन मेहता का आंसर आया है। ठीक लग रहा है देखने में। ए का आंसर ठीक है, बी का आंसर भी ठीक लग रहा है। क्या बात है। बाकी पब्लिक टाइप करने में लग रहा है तो फोटो खींच के ग्रुप पे डाल दो। अगर आपको टाइप करना मुश्किल लग रहा है तो स्नैपशॉट लेके ग्रुप पे डाल दो। ये अच्छा नहीं लग रहा है cos थीटा और फिर tan थीटा इज इनवर्स ऑफ ए। अब यार अगर तो tan थीटा मालूम है तो cos थीटा तो निकल जाएगा ना। स्नैपशॉट ग्रुप पे डाल सकते हैं, मैं देख रहा हूँ। ग्रुप पे डालेंगे, पर्सनल मैसेज पे नहीं डालेंगे, और बहुत सारे मैसेज इकट्ठे हो जाएंगे ग्रुप पे। देख लूंगा मैं स्क्रॉल करके, है ना। पर्सनल मैसेज में मत डालना, ग्रुप पे डालो। और ग्रुप वाला फिजिक्स वाला ग्रुप, फिजिक्स वाले ग्रुप पे भाई। हाँ, सुमांशु रथ का रिस्पांस आया है, तो एलसीएम नहीं ले सकते क्या इसका? ले तो सकते हैं वैसे, चलो ठीक है।
सक्षम डा का एलसीएम लेके कुछ गड़बड़ नहीं हो गई है क्या? सक्षम डा का पार्ट फर्स्ट गलत है तेरा, अनिका का पार्ट भी ठीक है। अद्वैत ने रिस्पॉन्स भेजा है, ये ठीक लग रहा है यार, इसको ऐड कर देते ना यार, थोड़ा सा तो मेहनत करो। ओए होए होए होए, ये क्या बाइनोमियल लगा दी क्या तूने? अच्छा नहीं ठीक है, तैयारी में था बाइनोमियल लगाने की। यशवर्धन, अच्छा यशवर्धन तैयारी में था बाइनोमियल लगाने की, मुझे लगा अद्वैत है वो। ऊपर 2R नहीं आएगा ना यार, सक्षम डा का ऊपर 2R कैसे आएगा? कौन से वाले पार्ट का आंसर बताया जिसमें तूने 2R लिखा है ऊपर? यशराज, ये कौन से का आंसर भेजा तूने? फर्स्ट का 3 टर्म क्यों है इसमें? तीन टर्म क्यों है इसमें? केवल चार्जेस ऑन एक्स एक्सिस की वजह से फोर्स लिखनी थी, वो तीसरे क्यू की वजह से भी लिख दी क्या तूने? ठीक है जी, टाइम अप। तो फर्स्ट केस में इस पे एक फोर्स इधर लगेगी F1 ड्यू टू दिस चार्ज, और इसकी वजह से दूसरे वाले Q0 की वजह से भी इधर ही F2, दोनों ही चार्जेस रिपेल करेंगे। तो केस 1 में जो FA की वैल्यू आएगी वो F1 प्लस F2 आएगी, और F1 की वैल्यू K Q0 Q ओवर R माइनस ए का होल स्क्वायर, ये तो इनके बीच का डिस्टेंस हो गया, डायरेक्शन आई कैप, और 2 की वजह से जो फोर्स लगेगी K Q0 Q ओवर डिस्टेंस देखने पड़ेंगे, तो ये डिस्टेंस हमारा A है और ये हमारा डिस्टेंस R है, तो ये वाला डिस्टेंस R माइनस ए आएगा, और इधर से जो डिस्टेंस आएगा वो R प्लस ए आएगा, तो R प्लस ए होल स्क्वायर्ड आई कैप। तो ये फर्स्ट का आंसर है। हाँ भी जेडी, तूने भेजा नहीं रिस्पांस? FB गलत है, कौन है? ये ऐड करो ना यार, इनको ऐड नहीं करना आता तुम्हें। FB में पूरा क्यों लिखा, कौन है? आयुष्मान। FB निकालने के लिए क्या करें, या तो वेक्टर फॉर्म यूज कर लें या अलग अलग फोर्सेस लिखकर रिजल्टेंट वाला मेथड लगा लें, दोनों तरीके से सोच लेते हैं। अगर मैं इस पे फोर्स लिखूंगा B पे लेफ्ट वाले Q0 की वजह से, तो ऐसे फोर्स आएगी। ये डायरेक्शन क्लियर है सभी को? और अगर ये वाले Q0 की वजह से लिखूंगा तो ऐसे फोर्स आएगी। क्या लगता है दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर आएगा? क्योंकि ये डिस्टेंस दोनों के लिए स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, और सपोज ये एंगल थीटा है और ये एंगल थीटा है, तो मेरे को ये दो वेक्टर दिख रहे हैं F और F, ये थीटा, तो मेरे को सिंपल रेजोल्यूशन से दिख रहा है इस F का इधर कंपोनेंट F cos थीटा, इस F का इधर F sin थीटा, ये वाले F के लिए ऊपर की तरफ F cos थीटा, इधर की तरफ F sin थीटा, F sin थीटा वाले कैंसिल हो जाएंगे, F cos थीटा वाले ऐड हो जाएंगे, तो 2F cos थीटा j कैप विल बी द आंसर। F कितना? K Q0 Q ओवर कितना डिस्टेंस है, स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसका स्क्वायर करेंगे तो इतना। और कॉस थीटा नहीं निकाल सकते क्या डायग्राम में से? किसने बोला था कि कॉस थीटा इतना है तो टेन थीटा से निकाल लो? ये थीटा, तो कॉस थीटा हो जाएगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज,
तो कॉस थीटा की वैल्यू r ओवर स्क्वायर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और j कैप. So answer is 2k q naught r over r square plus a square raised to power 3/2. ठीक है. हाँ, यहाँ पे मैं एक्चुअली ये दोनों क्यू नॉट की वजह से लिखना चाह रहा था, तो माय बैड, मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस लिख दिया. मैं केवल वो दोनों क्यू नॉट जो -a,0 और a,0 पे रखे हैं उसकी वजह से फोर्स इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ. ठीक है. क्लियर है सभी को? एफ बी लिखने का एक और तरीका भी हो सकता था. एफ बी लिखने के लिए हम रिजल्टेंट से भी बच सकते थे. इस Q को 0, R पे रखा हुआ है, ये Q नॉट है और ये a,0 पे रखा हुआ है. तो ये वाली फोर्स वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते थे हम. तो ये वाली फोर्स वेक्टर फॉर्म में लिखते तो K Q नॉट ओवर ये वाला वेक्टर ले लेते, वेक्टर R. वेक्टर R की वैल्यू हो जाती -ai कैप प्लस rj कैप. तो a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2 और ये -ai कैप प्लस rj कैप. और ये एक फोर्स आती, दूसरी फोर्स होती k q नॉट ओवर a को -a से रिप्लेस कर दो तो ai कैप प्लस rj कैप आ जाती, और दोनों को ऐड करके भी वही आंसर आ जाता. ठीक है, सभी को क्लियर है? किसी को कोई डाउट पूछना है इसमें? तो ये एलिमेंट्री प्रैक्टिस कर रहे थे हम. हाँ जी, नोट कर लो बिल्कुल. पीछे ऊपर स्क्रॉल करूं या यही वाला बस? डायग्राम देखना एक बार, ये लो पहले डायग्राम देख लो, उसके बाद मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ. हाँ जी, ये नोट कर लिया स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है. चलें आगे. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन. दो चार्जेस हैं, एक्स एक्सिस पे रखे हुए हैं. एक चार्ज यहां रखा -q, एक चार्ज यहां रखा +q, और इनके बीच की सेपरेशन है से कैपिटल R. फाइंड वेयर ए थर्ड चार्ज. एक मिनट होल्ड करना यार प्लीज. So find where a third charge may be placed so that the net force on it is 0 on x axis. वही अच्छा लग रहा है, मतलब x axis पे ही चांस है, बाकी जगह तो बर्बाद है.
नॉट पॉसिबल? क्या क्या कह रहे हो? क्वेश्चन गलत हो गया। एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब नो वेयर, इन्फिनिटी मतलब एट नो फाइनाइट डिस्टेंस। तो x इज इक्वल टू आर प्लस एक्स मतलब x इज इनफाइनाइट। तो आंसर इज नो वेयर। आंसर इज नो वेयर। रीजन समझने की कोशिश करें। पूरी नंबर लाइन को 3 रीजन में डिवाइड कर लेता हूं, रीजन 1, रीजन 2 एंड रीजन 3। अगर मैं किसी थर्ड चार्ज को पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव मान लेता हूं और यहां रख देता हूं, तो माइनस क्यू वाला इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये राइट साइड वाला पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा। तो दोनों फोर्स इधर आएंगी, तो कैंसिल होने का सिनेरियो नहीं है कोई। तो रीजन 2 में नहीं हो सकता। क्या पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव रख देता तो हो जाता? तो दोनों फोर्स राइट में हो जाती भाई, एक ही बात है ना। और अगर मैं यहां पर एक चार्ज लाके रखूं, अब तो हो सकता है ये नेगेटिव वाला इसको खींचेगा अपनी तरफ और वो पॉजिटिव वाला इसको रिपेल करेगा। तो ये ए मान लो, ये बी मान लो, तो एफ ए राइट की तरफ होगी और एफ बी लेफ्ट की तरफ होगी। ए वाले की वजह से नॉट एनफ डिस्टेंस, मतलब अरे ये जो ए वाला चार्ज है ये इसके नजदीक है हमारे चार्ज के, तो इस पे ज्यादा फोर्स लगाएगा। और वो वाले चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम है और ऊपर से वो दूर है, तो वो कभी इसके बराबर फोर्स नहीं लगाएगा। तो एफ बी इज ऑलवेज गोइंग टू बी लेस देन एफ ए। एंड सेम डिस्कशन होल्ड्स गुड फॉर रीजन 3 एज वेल। सो nowhere। ठीक है, तो कुछ और ले फिर। तो ये एक चार्ज ले लेते हैं माइनस क्यू और दूसरा चार्ज ले लेते हैं प्लस 2q। अब चलेगा? थोड़ी जिंदगी आसान करता हूं, प्लस 4q ले लेता हूं। अब बताओ, फाइंड वेयर अ थर्ड चार्ज बी प्लेस सो दैट नेट फोर्स ऑन इट इज 0। अनिका थोड़ा ध्यान से कैलकुलेट करो। अच्छा मैंने आर बताई नहीं क्या है, तो ये आर तो लिख लो।
अलग अलग आंसर आ रहे हैं, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, कोई r/3 बता रहा है, कोई r बता रहा है। वाईटी पिटेगा मेरे से। अब सुंदर आंसर लिखा तूने, पहले क्या बकवास कर रहा था? नथिंग। अब तूने सुंदर आर लिखा है, ये यूनिकली डिफाइन हो रहा पॉइंट है ना, बट कुछ लोग r/3 बता रहे हैं। अंचला तुम्हारा आंसर? जेडी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यह देख रहा लोग क्या क्या टाइप कर रहे हैं। अरित्र, अनुज, नमो, प्रद्युम, कहाँ है बाकी लोग? r/3, आयुष्मान बोल रहा r/3। सुमांशु बोल रहा है पॉजिटिव चार्ज है तो r/3 लेफ्ट ऑफ -q, नेगेटिव चार्ज है तो r ऑन द लेफ्ट ऑफ -q। ये बड़ा नया जुगाड़ निकला है। चलो मैं सॉल्व करता हूं। तो रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3, ये 3 पॉसिबल रीजन है इस लाइन पे जहां रखा जा सकता है। अगर मैं रीजन 2 में रखूंगा तो चाहे पॉजिटिव रखूं चाहे नेगेटिव रखूं, या तो दोनों फोर्सेस लेफ्ट की तरफ आएंगी या दोनों राइट की तरफ आएंगी। फॉर अ पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट इन रीजन 2, बोथ द फोर्सेस विल बी टुवर्ड्स left, and for a negative charge placed in region 2, both the charge forces will be towards right। ये सभी को समझ में आता है? ठीक है, तो कैंसिल होने का सिनेरियो नहीं है। सो दैट मींस द चार्ज हैज टू बी प्लेस्ड ईदर इन द रीजन 1 और रीजन 3। कौन सा पसंद आ रहा है 1 और 3 में से, या दोनों में पॉसिबल है? 1 नहीं पसंद आ रहा, 3 क्यों नहीं पसंद आ रहा? थ्री में अगर मैं कोई चार्ज ला के रखूंगा तो एक तो 4q वाला नजदीक है, ऊपर से उसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा है, तो फोर्स ड्यू टू 4q will always exceed the force due to q in region 3। तो रीजन 3 में भी कैंसिल होने का कोई सिनेरियो नहीं है, तो बचा रीजन 1। तो पहली बात तो आंसर टू दी लेफ्ट आएगा। अब हम लेफ्ट में एक चार्ज रख लेते हैं, यहां पे पॉजिटिव या नेगेटिव रखने से क्या फर्क पड़ेगा? क्यों भी पॉजिटिव या नेगेटिव रखने से कोई फर्क पड़ेगा क्या? क्यों पूछ रहा था वाईटी सर पॉजिटिव या नेगेटिव? सुमांशु ने तो पता नहीं एक ऐसा भी आंसर दिया, सर पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसा आंसर, नेगेटिव है तो ऐसा आंसर। क्या पॉजिटिव चार्ज रखूंगा तो दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में आएंगी कि नहीं आएंगी? नेगेटिव रखूंगा तो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में आएंगी। तो ऑल आई नीड इज टू इक्वेट देयर मैग्नीट्यूड्स। So what I need is to equate the magnitude. So I'll write the magnitude of the forces. So let us keep this charge as q. It could be positive or negative. इसके ऊपर एक force due to minus q लगेगी, k q q ओवर, अच्छा इसका डिस्टेंस मार्क कर लेते हैं कुछ, x, तो x स्क्वायर्ड, एंड फोर्स ड्यू टू 4q का मैग्नीट्यूड k 4q q ओवर r प्लस एक्स का होल स्क्वायर।
तो इनके मैग्नीट्यूड इक्वेट कर देते हैं, तो के क्यू क्यू ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के टाइम्स 4q टाइम्स क्यू ओवर आर प्लस एक्स होल स्क्वायर। यहां से मेरे पास आ गया आर प्लस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, आर प्लस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2x, या क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर लिया होगा तुम लोगों ने जो ज्यादा समझदार हैं। तो यहां से एक आएगा आर प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x और एक आएगा आर प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x। दिस गिव्स यू x इज इक्वल टू r एंड दिस गिव्स यू x इज इक्वल टू माइनस का r/3। x इज इक्वल टू r तो अच्छा लग रहा मेरे को, ये x इज इक्वल टू माइनस r/3 क्या हो गया यार? माइनस r/3 मतलब माइनस मतलब जिधर माना था उससे उल्टी दिशा में, यानी रीजन 2 में, और रीजन 2 में तो रखना नहीं। तो इक्वेशन दो आंसर दे क्यों रही है? इक्वेशन का क्या दिमाग खराब है भाई? इक्वेशन दो आंसर क्यों दे रही है? व्हाई दिस यूजलेस रूट इज कमिंग? क्वाड्रेटिक है, फिजिक्स में बता, मैथ्स में नहीं बता। अभी कौन बताएगा इक्वेशन दो आंसर क्यों बता रही है? एक स्टेटमेंट आदित्य ने दी, एक स्टेटमेंट आदित्य ने दी, किसको पसंद करूं? हमने यहां पे केवल मैग्नीट्यूड इक्वेट करे हैं, तो स्पेस में ऐसे दो पॉइंट्स आएंगे जहां पे इन दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड बराबर होंगे। एक रीजन 1 में -q से लेफ्ट में r डिस्टेंस पर, और एक -q से r/3 डिस्टेंस राइट पर भी दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड बराबर आएंगे, परंतु रीजन 1 में वो कैंसिल हो जाएंगे, रीजन 2 में कैंसिल नहीं होंगे। नहीं बेटे, हाँ ये सृष्टि ने अच्छी स्टेटमेंट दी। तो अगर ये क्वेश्चन में एक +q और एक +4q होता तो आंसर r/3 होता। अगर एक +q और दूसरा -4q है तो क्या आंसर होता? सेम मतलब यही वाला होता ना। अब जरा देखो ध्यान से डेटा को और कन्विंस करो अपने आप को। देखो ये वाला डिस्टेंस अगर a है तो ये वाला डिस्टेंस उसका डबल है, तो फोर्स बराबर आनी बनती है ना। q चार्ज से a डिस्टेंस पे और 4q चार्ज से 2a डिस्टेंस पे खड़ा होऊंगा तो बराबर आएगी ना फोर्स। ऐसे ही q चार्ज से a डिस्टेंस पे और 4q चार्ज से 2a डिस्टेंस पे खड़ा होऊंगा तो बराबर आएगी ना फोर्स। ठीक है, इसको मैं न्यूट्रल पॉइंट बोलता हूं। जहां पे नेट फोर्स 0 आ जाती है इन दोनों चार्जेस की वजह से, इसको हम न्यूट्रल पॉइंट बोल देते हैं। सभी को क्लियर है ये? तो इक्वेशन ने दो आंसर इसलिए दिए क्योंकि तुमने उसको पूछा था भाई मैग्नीट्यूड कहां बराबर है, तो उसने बता दिया कहां कहां पे मैग्नीट्यूड बराबर है। ये देख, हाँ मैग्नीट्यूड बराबर होने वाले। ओए होए, ये वाले केस में तो इस लाइन पे सब जगह मैग्नीट्यूड बराबर आ जाएगा। क्यों भाई? +q और +4q वाले केस में मैग्नीट्यूड जहां जहां पर बराबर है वो ये वाली स्ट्रेट लाइन आ जाएगी।
और +4q और -4q में जहां जहां पर मैग्नीट्यूड बराबर हैं वो एक सर्कल आएगा, अपोलोनियस सर्कल। आएगा क्या? नहीं आएगा, सर्कल नहीं आएगा। सर्कल के लिए 1/r होता है, वो 1/r² नहीं होता, सर्कल नहीं आएगा। गलत बोल रहे हैं, अपोलोनियस सर्कल इसको नहीं बोलते। मैग्नीट्यूड बराबर वाले पॉइंट्स सर्कल में नहीं आएंगे। हाँ जी, पूछना। सर अभी तो हम लोग ने एस्टैब्लिश कर लिया ना कि एक जगह से डिस्टेंस डबल होना चाहिए, सो हाउ डज इट मैटर कि हम स्क्वायर पे जा रहे हैं किस पे जा रहे हैं? अगर एक पॉइंट से डबल डिस्टेंस पे है तो अपोलोनियस सर्कल ही होगा। अच्छा, मतलब डिस्टेंस सर ये स्ट्रेट लाइन भी नहीं होगी सर, क्योंकि स्ट्रेट लाइन तभी होती है जब इक्वल होती है। मतलब मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस की रेशियो 2a नहीं आएगी, नहीं 1:2 नहीं आएगी। ये भी सर्कल ही आएगा क्या? अपोलोनियस सर्कल ही आएगा। ऑब्वियसली जब मैग्नीट्यूड बराबर है तो +q से क्या फर्क पड़ रहा है ना, हम तो खाली मैग्नीट्यूड इक्वेट कर रहे हैं ना, सर्कल आएगा। बिल्कुल ठीक है, जहां पे मैग्नीट्यूड से इक्वेट कर रहे होंगे वो पॉइंट सर्कल आएगा। रेशियो फिक्स सर होगी। ओनली अगर चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी। हाँ, क्योंकि उसमें अगर वो डिस्टेंसेस इक्वल करने होते हैं ना, रेशियो नहीं ना फिक्स, रेशियो 1 हो जाती है तो वो सर्कल का रेडियस इनफाइनाइट बन जाता होगा ना तुम्हारे अपोलोनियस सर्कल का, है ना? नहीं सर सोचना पड़ेगा मेरे, या रेशियो तो 1 हो पॉइंट गई, सर्कल हो। अगर वो रेशियो 1 हो गई तो इनफिनिट रेडियस का सर्कल बनेगा ना वो अपोलोनियस सर्कल, और रेशियो 1 के अलावा कुछ है तो वो सर्कल बनेगा। स्ट्रेट लाइन मतलब इनफाइनाइट रेडियस का सर्कल, तो स्ट्रेट लाइन तो नहीं आएगा। चलो ठीक है, मेरे को फिजिक्स में फील्ड के मैग्नीट्यूड बराबर करके उसका लोकस निकालने की कोई जरूरत नहीं है, परंतु अपोलोनियस सर्कल बड़ी यूजफुल चीज है, आगे काम आएगी हमारी, पढ़ेंगे हम इसके बारे में। फिजिक्स में बहुत सिग्निफिकेंस है अपोलोनियस सर्कल का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। विल कम टू इट। फिलहाल ये क्वेश्चन क्लियर है सभी को? नोट कर लिया सभी ने? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो पहले एक आसान क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ, फिर थोड़ा सा लेवल चेंज करेंगे। ठीक है, एक आसान सा क्वेश्चन यार, याद आ गया। दो चार्जेस Q1 और Q2 यहां रखे हुए हैं और इनके बीच का डिस्टेंस है a। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ net force experienced by a charge Q which is placed such that its distance from Q1 is R1 and that from Q2 is R2। सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप करेंगे आंसर ग्रुप पे। राइट द आंसर एंड पोस्ट इट ऑन द ग्रुप।
भाई जितना क्वेश्चन है उतना ही है, ठीक है। मैं तो बहुत ही बर्बाद आंसर भेजा है तूने। हाँ हाँ, सेकंड लाइन तेरे लिए थी, नो मोर इन्फो। यशराज क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ थोड़ा सा। एक अद्वैत आदित्य का आंसर अच्छा लग रहा मेरे को, जो आया मेरे पास। बाकी की पब्लिक कहाँ है? अनुज गौतम, हरित्र, आर्या, नव्या, कोई रिस्पॉन्स नहीं। सलोनी कहाँ है? सलोनी तो कोई आज चैट पे पोस्ट ही नहीं मारा बिल्कुल भी। कहाँ है सलोनी? अजिंक्य, किया, मानस, नो रिस्पॉन्स। प्रतिष्ठा कहाँ गायब हो? सॉल्व कर रहे हो, सोच रहे हो? सॉल्विंग और थिंकिंग दोनों? मैं सॉल्व तभी करना शुरू करता हूँ जब पूरा सोच लेता हूँ। तो दोज हु आर कंफ्यूज्ड कि कहाँ है R1 R2, कौन किससे बड़ा है, उनके लिए छोटा सा हिंट कि कुछ भी रैंडम कॉन्फ़िगरेशन बना लो।
तो यू नो डोंट नो कि R1 R2 में से कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो यू मस्ट मेक अ रैंडम कॉन्फ़िगरेशन। अगर R1 की वैल्यू R2 प्लस ए हो गई तो ये इस लाइन पे आ जाएगा राइट साइड में, और अगर R2 की वैल्यू R1 प्लस ए के बराबर हुई तो इस लाइन में लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। अगर R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए या ऐसा कुछ हुआ तो मिडिल में आ जाएगा कहीं, तो वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा ना, और वो तो वैल्यूज डिसाइड करेंगी। यू जस्ट टेक अ जनरल फिगर, नाउ सॉल्व इट। हाँ जी बिल्कुल, यही गलती है ना। आपको बायस दो, क्योंकि अभी तक सारे क्वेश्चंस में ऐसा ही आ रहा था ना, इसलिए यू आर बायस्ड। एक फोर्स इधर लगेगी F1, दिस इज K Q Q1 ओवर R1 स्क्वायर। एक फोर्स इधर लगेगी F2, इसका मैग्नीट्यूड K Q Q2 ओवर R2 स्क्वायर। इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल विल बी थीटा, द नेट फोर्स विल बी स्क्वायर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। F1 कितना लेना है, तो K Q Q1 ओवर R1 स्क्वायर। F2 कितना लेना है, तो K Q Q2 ओवर R2 स्क्वायर। cos थीटा कितना लेना है, हाँ भाई cos थीटा कितना लेना है, तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2R1 R2 कोसाइन रूल। ठीक है, ये आंसर आ गया बस, और कुछ नहीं करना था, इतना सा क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन टफ नहीं था, केवल लैंग्वेज ऐसी थी कि आप कंफ्यूज हो रहे थे कि अरे यार पता नहीं क्या फिगर बनानी है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सारे चार्जेस एक्स एक्सिस पे रखे हुए हैं। एक एक्स इज इक्वल टू 0 पे चार्ज रखा हुआ है, फिर एक एक्स इज इक्वल टू 1 पे, फिर एक्स इज इक्वल टू 2 पर, फिर एक्स इज इक्वल टू 4 पे, फिर एक्स इज इक्वल टू 8 पे एंड सो ऑन। ठीक है, डबल होता जा रहा है। हर एक चार्ज क्यू है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस हैं। फाइंड द नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट ओरिजिन। हाँ मैंने चीटिंग करी है, मैंने वहां से मॉड्यूल से देख के पूछ लिया तुमसे ये क्वेश्चन।
4/3 Q1 Q2, बहुत सारी पब्लिक का आंसर है। ठीक है, तो ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, लिख लेते हैं आंसर। तो पहले वाले चार्ज की वजह से के क्यू स्क्वायर ओवर 1 स्क्वायर, दूसरे वाले की वजह से के क्यू स्क्वायर ओवर 2 स्क्वायर, फिर के क्यू स्क्वायर ओवर 4 स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर ओवर 8 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। इसमें से के क्यू स्क्वायर कॉमन, 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/64, तो जीपी बन गई है। और इसका आंसर हो जाएगा के क्यू स्क्वायर इंटू 1/1 माइनस 1/4 एंड दैट इज 4/3 के क्यू स्क्वायर। क्या अंचला कोई आंसर नहीं दे रही आज, क्या बात है, भूल गई इलेक्ट्रोस्टैटिक सारा, है कि नहीं क्लास में? हेलो। हो सर, अब मैं भूल ही नहीं हूँ, मैंने रिवाइज किया था वेकेशन में। फिर आंसर क्यों नहीं दे रही है? स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस तो आपने आज एग्जांपल्स कराए थे तो वो रटा हुआ था मुझे, तो मुझे लगा मैं लिखूंगी तो अनफेयर हो जाएगा। और उसके बाद आपने फोटोज खींच के भेजने के लिए बोला तो फोन नहीं है अभी। मैं नेक्स्ट टाइम से अनम्यूट कर सकती हूँ फ्लैट से। बिल्कुल कर सकते हो, कभी मना किया मैंने किसी को अनम्यूट करने को, बताओ? किसी नेक्स्ट क्वेश्चन से अनम्यूट करती हूँ सर। किसी को मना कर रखा है मैंने, सबको थोड़ा मना कर रखा है। चलो ठीक है, चलिए क्लियर है, किसी को कोई डाउट पूछना है इसमें? तो ये क्वेश्चन एक सैंपल क्वेश्चन था ताकि आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। एक इनफाइनाइट थ्रेड है, एक्सटेंड्स अप टू इंफिनिटी बिगिनिंग फ्रॉम x इज इक्वल टू 0, और इस सारे थ्रेड के ऊपर चार्ज चिपका रखा है। और इसका चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, एक यूनिट लेंथ पे आने वाला चार्ज लैम्डा है, और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। और एक चार्ज मैंने यहां पे रखा है Q एट अ डिस्टेंस A, फाइंड द नेट फोर्स ऑन Q ड्यू टू द चार्ज ऑन द थ्रेड। मनन सब याद करके आया हुआ क्या?
HSC के लिए क्या, HSC में भी ये भी आ रहा था क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? क्या 11th में ही है क्या उसमें? हाँ सर, वो हमारा जो कॉलेज का एग्जाम था उसमें उन्होंने मैग्नेटिक इफेक्ट्स बोला था, कुछ समझा नहीं, उन्होंने बोला बार बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रेफरेंस है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना पड़ा, और मैग्नेटिक इफेक्ट समझा नहीं फिर। कोई बात नहीं, चल। तो करेंगे कैसे? तो जैसे पिछले केस में हमारे पास बहुत सारे चार्जेस थे डिस्क्रीट, तो हमने सबकी वजह से फोर्स लिख ली थी, ऐसे ही यहाँ पर भी करना है, बट इसमें अपने को इसको डिस्क्रीट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहले डिफरेंशिएट करेंगे, सीधा इंटीग्रेट नहीं करते हैं, पहले डिफरेंशिएट करेंगे फिर इंटीग्रेट करेंगे। पहले इस पूरी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के टुकड़े कर लेंगे, ठीक है? तो इसको छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो एक छोटा सा डिफरेंशियल एलिमेंट ले लेते हैं, यहां से एक्स डिस्टेंस पे of length dx, and suppose the charge on this is dq. Because of this charge dq, there will be a force on this q like this, we can call it as df. df की वैल्यू हो जाएगी k q dq ओवर x स्क्वायर। अब टोटल फोर्स निकालनी है, तो सारे के सारे df वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना है, और जितने भी dq मेरे को यहां पर दिख रहे हैं, उन सब की वजह से जो फोर्सेस लग रही होंगी वो सभी एक ही डायरेक्शन में लग रही होंगी। तो सिंस, जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान दो, सिंस ऑल df आर पैरेलल, दैट मीन्स इंटीग्रेशन df वेक्टर इज f वेक्टर में ऐसे भी लिखा जा सकता है। अगर वेक्टर सेम डायरेक्शन में लग रहे हो तो उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए खाली मैग्नीट्यूड को ऐड कर सकते हैं, ठीक है? अगले क्वेश्चन में ऐसा नहीं होने वाला, इसलिए चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं। सो नेट फोर्स विल बी summation of df, that is summation of k q dq over x square। अब लैम्डा आपका चार्ज पर यूनिट लेंथ है, तो लैम्डा को dq by dx लिख सकते हैं, सो dq को लैम्डा टाइम्स dx लिख सकते हैं। सो दिस इज k q over x square टाइम्स लैम्डा dx, और x रेंजेस फ्रॉम, सबसे पहला एलिमेंट x इज इक्वल टू 0 पे, आखिरी एलिमेंट इन्फिनिटी पे, तो x रेंजेस फ्रॉम a टू इन्फिनिटी। q लैम्डा इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर x स्क्वायर a टू इन्फिनिटी। तो आंसर k q लैम्डा ओवर a आ जाएगा, ठीक है? सभी को क्लियर है? बहुत मजा आ रहा है अभी तक सभी को, है ना? जब तक आंसर आते रहते हैं मजा आता रहता है। यस, ले फिर अगला सवाल, बहुत हो गया। एक मिनट, क्या 1 मिनट? ये और ऊपर, डन, चलो आगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हल्का सा लेवल अप कर रहा हूं, ज्यादा नहीं। तो एक सर्कुलर
आर्क की फॉर्म में थ्रेड है हमारे पास, और इस थ्रेड पे चार्ज चिपका रखा है, और चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, और ये थ्रेड जिस सर्कल का पार्ट बन रहा है उस सर्कल का रेडियस r है, सेंटर O है, और ये एंगल सबटेंडेड थीटा है। अब O पॉइंट पे एक चार्ज रख दिया Q, फाइंड द नेट फोर्स ऑन Q ड्यू टू द चार्ज ऑन द थ्रेड। डायग्राम अच्छा नहीं बना, दोबारा बना रहा हूँ। वैसे ही थोड़ा सा वो हिली हुई सी लग रही थी, आर्क एक्सेंट्रिक सी। हो गया बर्बाद, मनन मेहता हो गया बर्बाद। Aryan Zaveri 2kq lambda sin theta by 2 over r square कैसे निकाले? आर्यन जवेरी समझ नहीं आते आंसर मेरे को। ये 2kq lambda साइन ऑफ थीटा बाय 2 ओवर r स्क्वायर, ऐसा बोला आर्यन जवेरी ने आंसर। क्या बात है यशवर्धन, कहाँ से कॉपी करके लाया ये? आर्यन जवेरी भेज मेरे को सोल्यूशन, भेज अपना जरा। इलेक्ट्रिक फील्ड यूज किया, ये क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? याद थी तेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड? पता नहीं कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड याद थी तेरे को। मेरे को सिमेट्री से लग रहा है चार्ज और डिस्ट्रीब्यूशन की कि फोर्स वाई एक्सिस के लॉन्ग आएगी। तो मैं वाई एक्सिस के अबाउट चलता हूं और इसके अंदर एक डिफरेंशियल एलिमेंट लेता हूं। इस बार जो डिफरेंशियल एलिमेंट होगा वो आर्क होगा, तो यहां से एल डिस्टेंस पे एक डीएल लेंथ की आर्क लेते हैं। ये एल लेंथ वाली आर्क यहाँ पे कुछ फाई एंगल सबटेंड कर रही होगी, और डीएल लेंथ वाली आर्क थोड़ा सा ज्यादा डी फाई एंगल सबटेंड कर रही होगी। और ये जो चार्ज है, अब यहाँ पे इसको मैं ये रेड से हाईलाइट कर ले रहा हूं, ये हमारा चार्ज हो गया डी क्यू,
और इस डी क्यू की वजह से जो इस पे फोर्स आ रही होगी वो ऐसे आ रही होगी, डीएफ। कितनी होगी डीएफ की वैल्यू? के कैपिटल क्यू डी क्यू ओवर आर स्क्वायर्ड। अब क्या सारे डीएफ वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होंगे? नहीं। तो अगर सारे वेक्टर एक डायरेक्शन में नहीं होते तो रिजल्टेंट निकालने के लिए सबसे सुंदर तरीका तो उनके कंपोनेंट्स निकालो, एक्स वाले सारे कंपोनेंट्स ऐड कर लो, वाई वाले सारे कंपोनेंट्स ऐड कर लो, है ना। तो मैं ऐसे एक्सिस बना लेता हूं यहाँ पे, इसको वाई एक्सिस मान लेता हूँ, इसको एक्स एक्सिस मान लेता हूँ, इधर से ये हटा देता हूँ, अच्छा लग रहा आपको। अगर ये एंगल फाई है तो ये एंगल भी फाई होगा, तो फोर्स का वाई कंपोनेंट निकालना है तो डीएफ कॉस फाई को इंटीग्रेट कर लेंगे, और फोर्स का एक्स कंपोनेंट निकालना है तो डीएफ साइन फाई को इंटीग्रेट कर लेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वाला कंपोनेंट 0 आ जाएगा, आपको लगता है ऐसा? मनन कह रहा भाई वाले 0 आ जाएंगे। क्यों अभी जेडी क्यों लग रहा है ऐसा? डीएफ साइन फाई का इंटीग्रल 0 आ जाएगा, क्यों लग रहा है? एक इधर भी एल लेंथ पे ऐसा ही एलिमेंट डीएल लेंथ का चूज किया जा सकता है ना। उसकी वजह से ऐसे आने वाला है, तो दिख रहा है कि भैया वाई कंपोनेंट ही आएंगे, तो इसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे। वी विल सॉल्व ओनली फॉर वाई कंपोनेंट विच विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ कॉस फाई। डीएफ कितना? के क्यू डी क्यू ओवर आर स्क्वायर्ड इंटू कॉस फाई। अब डी क्यू को लैम्डा डीएल लिख सकते हैं और डीएल को आर डी फाई लिख सकते हैं। ये सभी को समझ में आता है? सो द नेट फोर्स विल बी के बाहर आ जाएगा, क्यू बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, लेमडा बाहर आ जाएगा, एक आर बाहर आ जाएगा और कॉस फाई डी फाई बचेगा। ठीक है क्या? फाई की रेंज क्या लेनी है? जीरो से थीटा बाय 2। जीरो से थीटा बाय 2 लेके डबल कर दूं या माइनस थीटा बाय 2 से प्लस थीटा बाय 2 ले लूं, या दोनों में से एक ही आंसर आएगा? जीरो से थीटा बाय 2 लूंगा तो डबल करना पड़ेगा, नहीं तो माइनस थीटा बाय 2 से प्लस थीटा बाय 2 कर देते हैं। माइनस थीटा बाय 2 से प्लस थीटा बाय 2, दिस इज के क्यू लेमडा ओवर आर, एक आर कट गया, कॉस फाई का इंटीग्रेशन साइन फाई, लिमिट्स पुट करेंगे माइनस थीटा बाय 2 से प्लस थीटा बाय 2, सो दिस इज के क्यू लेमडा ओवर आर इंटू ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ थीटा बाय 2। तो आंसर आ जाएगा फाइनली 2 KQ लेमडा बाय आर साइन ऑफ थीटा बाय 2। हाँ जी, क्लियर है सभी को? कोई डाउट है क्या? क्या रह गया आदित्य अग्रवाल? कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? आप इंटीग्रेशन डीएफ साइन फाई सॉल्व करके देखो, इंटीग्रेट करके 0 आता है कि नहीं आता है? नहीं भैया, सेंटर ऑफ मास का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है इस चीज से, ठीक है। डू नॉट अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास, डू नॉट रिप्लेस द चार्ज ऑफ द रिंग बाय अ चार्ज एट इट्स सेंटर ऑफ मास टू कैलकुलेट द फोर्स ऑन अदर चार्जेस।
चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं दोबारा से, किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स निकालने के लिए आपने उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के चार्ज को सेंटर ऑफ मास पर नहीं रखना है। हाँ जी, आर्यन अग्रवाल क्या पूछ रहा है, वाई यू मेड 5? तो आर्यन अग्रवाल दोबारा से देखते हैं यहाँ पर जरा, ये चीज बहुत बारीकी से समझने वाली है, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट यू हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये तो दिमाग में आना ही चाहिए कि भैया हमें कैसे पता चलेगा। तो आप ध्यान से समझना, मेरे को इस आर की वजह से फोर्सेस निकालनी है। तो ये जो चार्ज है, यहाँ पे ढेर सारे चार्जेस रखे हुए हैं, मैंने सेमी सर्कल बना दिया वैसे ही, मतलब वहां ठीक है मैंने सेमी सर्कल नहीं लिया हुआ था। तो यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं, और मेरे को इन सब चार्जेस की वजह से हमारा जो ओ पॉइंट पे चार्ज है उस पे फोर्स निकालनी है। तो ये वाला जो चार्ज है, ऐसे ही रेंडमली एक चार्ज चूज करूं तो ये ऐसे फोर्स लगा रहा होगा, यहाँ पे कोई चार्ज चूज करूं तो ये ऐसे फोर्स लगा रहा होगा, यहाँ पर कोई चार्ज चूज करूंगा तो ऐसे फोर्स लगा रहा होगा। तो सारे के सारे चार्जेस डिफरेंट डायरेक्शन में फोर्स लगाने होंगे ना। तो मेरे को जब इनके रिजल्टेंट निकालने को तो मुझे एंगल्स की जरूरत पड़ेगी ना। तो मैंने ये कोई चार्ज लिया और इसकी वजह से लगने वाली फोर्स का एंगल वाई एक्सिस के साथ फाई मान लिया, तो ये इधर से फाई हो गया, ठीक है। ये रिजल्टेंट निकालने के लिए जरूरत पड़ेगी ना मुझे इस चीज की। एम आई क्लियर? अभी आपको समझ आ रहा है क्यों अपने को एंगल फाई लेना पड़ा वहां पे। और यही प्रीवियस क्वेश्चन में और इसमें डिफरेंस है। इससे जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें वो थ्रेड सीधा रखा हुआ था, तो डायरेक्शंस का लफड़ा नहीं था, तो सीधे सीधे इंटीग्रेट हो गया था। क्लियर है? किसी को कुछ नोट करना है, कुछ मिस हुआ है? आपने बेटे जब अल्फा एज से मेजर किया होगा तो आपको लिमिट्स ध्यान से चूज करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि अगर आप एज से अल्फा एंगल मेजर करेंगे तो आंसर नहीं आएगा, आपको लिमिट्स ध्यान से चूज करनी पड़ेंगी। जीरो से थीटा हो जाएगी, और जो आपके कंपोनेंट्स होंगे उसमें कुछ और भी आएगा ना। अगर आपने एज से एंगल चूज कर लिया तो आपने ऐसा मान लिया ये यहां से अल्फा एंगल पे डी अल्फा एंगल मान लिया आपने ना। अब ये जो आपका डी क्यू चार्ज है, इसकी वजह से जो फोर्स आएगी वो ऐसे आएगी, वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी वो, थीटा बाय 2 माइनस अल्फा। सो आपको ये एंगल थीटा बाय 2 माइनस अल्फा लेना है। तो अब आप डी एफ कॉस ऑफ थीटा बाय 2 माइनस अल्फा को इंटीग्रेट करेंगे अल्फा की रेंज 0 से थीटा लेके, तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए और किसी को कुछ पूछना है? कीप इंटरेक्टिंग है ना, मतलब आप जो सॉल्व कर रहे हो, आपकी जो गलतियां हो रही है मुझे बताते रहेंगे तो मैं तुम सबके बारे में जान जाऊंगा अच्छे से और हेल्प भी कर पाऊंगा। तो कीप इंटरेक्टिंग। शक्लें दिखती नहीं है तो आप लोग चैट बॉक्स पे पोस्ट करते रहते हो, मैं उसी से तुम्हारे फेसेस इमेजिन करता रहता हूँ। वैसे तो मुझे किसी का भी फेस याद नहीं रहता।
वो तो तेरा आंसर देख के ही पता चल रहा था तूने कंपोनेंट्स नहीं लिए हैं। कहाँ है सेंटर ऑफ मास जैसा आंसर, कहाँ आ रहा है यार, मतलब जबरदस्ती होगी ना यार। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन 2r साइन थीटा बाय 2 ओवर थीटा बाय 2 आती है, तो बस तेरे दिमाग में ये घुसा हुआ कि इसका सेंटर ऑफ मास है जैसा रिजल्ट आ रहा है, ऐसे थोड़ा होगा। उसमें भी साइन थीटा इन्वॉल्व है, इसमें भी साइन थीटा इन्वॉल्व है, इसलिए एक जैसा सा दिख रहा है वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, एक लेवल और अब चले अब फाइनली कुछ अच्छा। एक थ्रेड है हमारे पास, यूनिफॉर्मली चार्ज है, चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा, यहां पर एक पॉइंट है P जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस थ्रेड से R है, और थ्रेड के एंड पॉइंट को ज्वाइन कर दूं उस पॉइंट से, तो ये एंगल थीटा है। प्रूव दैट द फोर्स ऑन ए चार्ज Q placed at P is 2k lambda Q by R sine of theta by 2, exactly the same answer as we obtained in the previous question। यही था ना पिछले क्वेश्चन का आंसर, 2k lambda 2k Q lambda by R sine theta by 2। चलो जी सेम है बिल्कुल, प्रूव करो। कुछ लिख लिख के इधर उधर का हेंस प्रूव्ड मत लिख देना, ठीक है।
वेट क्या होता है? एसटीएच तो वैसे ही वेट होता है, मतलब क्या वेट होता है यार? मैं तो प्रूव करने ही को ही बोल रहा हूँ, तो उसके बाद तो कुछ और उल्टा सीधा आना ही नहीं चाहिए ना। या तो मैं बोल रहा था भैया फोर्स निकाल के दिखाओ, तुम कुछ भी बोल देते, ये आ रही है। भेज रहे हो आंसर? भेज। ठीक है।
सीधी मेथड 2 भेजा तूने? कुछ नहीं समझ में आया, इतनी सुंदर हैंड राइटिंग में लिखा है। कंपोनेंट्स कहाँ हैं इसके? ऐसी क्या बेचैनी है, मतलब कुछ समझ में तो आए ना तेरे मेथड में, जल्दी भेजने की बेचैनी में मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तूने क्या लिखा है। थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हुआ है। कंपोनेंट्स कहाँ हैं? हाँ ठीक है, अल्फा अज्यूम कर लिया, वो तो कोई बात नहीं, तो एलिमिनेट कर दिया ना बाद में उसने। कंपोनेंट्स नहीं लिए, कंपोनेंट्स कहाँ हैं? दूसरा कंपोनेंट कहाँ गया? कैसे? तो साइन का इंटीग्रल है तो कैंसिल हो जाएगा। तो उसके लिए ये भी तो प्रूव करना पड़ेगा ना कि सिमेट्रिकली प्लेस एलिमेंट्स के कैंसिल होनी चाहिए, फील्ड बराबर आनी चाहिए, ऐसा दिख रहा है कहीं तेरे एक्सप्रेशन में? हाँ जी, बाकी पब्लिक क्या किया अभी तक? हाँ भी अनुज गौतम, नहीं, वर्बली एक्सप्लेन करने का काम मेरा है। सेड कहाँ है? सेड जयंत का रिस्पांस आया है एक, एफ एक्स और एफ वाई दोनों निकाल दिए तूने? हाँ अल्फा ले लो, कोई बात नहीं, एलिमिनेट हो जाएगा ना बाद में, और कंपोनेंट्स निकालो तो सही ना, तुम डरते क्यों? तो ये एंगल अल्फा मान लो, इसमें डरना क्या है? लेट अस से दिस एंगल इज अल्फा। अब हम यहां से एक्स डिस्टेंस पे एक dx लेंथ का एलिमेंट ले लेते हैं। इस dx लेंथ के एलिमेंट की वजह से जो फोर्स आएगी वो ऐसी होगी कुछ df, और ये एंगल कुछ फाई मान लेते हैं।
ठीक है। डीएफ कितना होगा, के क्यू डी क्यू ओवर आर स्क्वायर्ड प्लस एक्स स्क्वायर्ड। ठीक, और अगर ये एंगल फाई है तो ये एंगल फाई आएगा। अब मेरे को ऐसे तो कंपोनेंट्स कैंसिल होते दिख नहीं रहे कि वाई कंपोनेंट खत्म हो जाएंगे, तो मुझे लग रहा है एक्स कंपोनेंट भी निकालना पड़ेगा और वाई कंपोनेंट भी निकालना पड़ेगा। तो एक्स कंपोनेंट भी निकाल देते हैं, वाई कंपोनेंट भी निकाल देते हैं। तो वाई कंपोनेंट हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ कॉस फाई, और एक्स कंपोनेंट हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ साइन फाई। मुझे अपनी हैंडराइटिंग पे विश्वास नहीं हो रहा, मैं इतना साफ साफ कैसे लिख रहा हूँ। एनीवेज, तो अब आगे भी बताऊं? कौन कौन छोड़ गए, दुखी हो गए? मैथ्स वाले सर ने आज इतना तोड़काया तुम्हें। डी क्यू इन टर्म्स ऑफ एंगल ले लेंगे ना, वो तो एक्स और डी एक्स में आ जाएगा बाद में अपने आप। तो आप देख सकते हैं एक्स की वैल्यू आर टेन फाई होगी, आर फिक्स ही है, तो डी एक्स की वैल्यू आर सीकेंड स्क्वायर फाई डी फाई हो जाएगी, और डी क्यू को लेमडा डी एक्स लिख लेंगे। ठीक है, ये समझ में आ रहे हैं स्टेप्स? डी क्यू को लेमडा डी एक्स तो सबको पता ही है, और टेन फाई एक्स बाय आर है, तो वहां से x आ जाएगा, dx आ जाएगा, तो यहां पर प्लग इन कर लेंगे वैल्यू जहां जिसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी हेल्प बहुत है क्या? तो आदित्य जी ने एक अच्छा सॉल्यूशन भेजा है, लेट अस सी। नहीं नहीं ठीक है, इतना भी बुरा नहीं है यार। मतलब ये तो सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात है अपनी, उसमें क्या है? उसका गुड से मतलब नीट सॉल्यूशन था, ठीक है? उसका गुड से मतलब नीट सॉल्यूशन था, उसका गुड से मतलब ये नहीं था कि मेरा सॉल्यूशन अच्छा है। वो ये कह रहा था मेरा सॉल्यूशन अब साफ सुथरा है। समझो, अंग्रेजी को समझो थोड़ी सी, मुंबई है ये। चलो जी, ये टास्क है आपकी, और इसके कम से कम जो आदित्य ने सॉल्यूशन भेजा है उस सॉल्यूशन को एक बार समझना है आप लोगों ने, और उससे बेहतर सॉल्यूशन आप में से कोई अगर प्रेजेंट करे तो अच्छा लगेगा। जो आदित्य ने सॉल्यूशन भेजा उससे बेहतर, उससे साफ सुथरा नहीं, उससे बेहतर। ठीक है, नॉट बेटर इन टर्म्स ऑफ क्लीनलीनेस, बेटर इन टर्म्स ऑफ अप्रोच सॉल्यूशन। तो यू विल ट्राई, यस, ऑल्टरनेट सॉल्यूशन बेटर देन दैट सेंट बाय आदित्य। ठीक है, आज की क्लास यहाँ पे ऑफ करेंगे, और आपका होमवर्क है, हाँ जी मैं भेज देता हूँ। आपका होमवर्क है, क्या होमवर्क है आपका? तो BB1 तक कर लो, और मैं एक डॉक्यूमेंट और भेज रहा हूँ, मेरी वाली PDF,
तो मेरी वाली पीडीएफ में से एक्सरसाइज इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले तक जितना दिया वो सारा कर लेना, ठीक है। एक डॉक्यूमेंट मैं भेज रहा हूँ, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले तक, तो आपने उसमें से मॉड्यूल में से भी और जो मैं मॉड्यूल आपको दे रहा हूँ उसमें से भी सॉल्व कर लें। चलिए ठीक है जी, बाय बाय। यू मे लीव।